क्या है, तकनीकी चीज़ों में काफ़ी कमज़ोर हैं, जिसके कारण भी हम क्या है बढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो तकनीकी चीज़ों का क्या होना चाहिए, हमको पर्याप्त मात्रा में ज्ञान होना चाहिए। तकनीकी अब चीन और भारत की तुलना करें तो चीन में क्या है, तकनीकी चीज़ों का भरपूर भंडार है। वहाँ पर देखिए आप, भारत में अधिकतर वस्तुएं किसकी विक्रय हो रही, चीन की हो रही। हर चीज़ आपको चाइना का मिलेगा। आप मार्कर पेन लेंगे चाइना का, आप घड़ी लेंगे चाइना की, आप बेल्ट लेंगे चाइना। जितनी भी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति है, लगभग 70% हम क्या है चाइना की वस्तुओं का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब चाइना ही इन वस्तुओं का निर्माण करने में क्यों आगे है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, तकनीकी चीज़ों का तीव्र गति से विकास हो चुका है। हमारे यहाँ एक वस्तु को बनाने में 10 दिन लगता है, और वहाँ पर एक वस्तु को बनाने में कितने दिन लगता है, 2 दिन लगता है। तो स्वाभाविक वह है 10 दिन में 5 वस्तुओं का निर्माण कर देता है, और यहाँ 10 दिन में हमारे यहाँ एक वस्तु का निर्माण करते हैं। तो स्वाभाविक हमारा देश आर्थिक स्थितियों में बहुत पिछड़ रहा है, और ये मुख्य कारण क्या है, तकनीकी सुविधाओं का विकास ना होना, जिसके कारण हम क्या है बहुत पीछे हैं। अगला पॉइंट क्या लिखाया था, भुगतान संतुलन व्यवस्था का कम होना। स्वाभाविक है, भुगतान संतुलन का व्यवस्था का कम होना स्वाभाविक है। आप अगर आप कृषि उपज मंडी में भी विक्रय कर दें, कृषि समर्थन मूल्य आज विक्रय करते हैं और पैसा कम मिलता है, 1 साल बाद मिलता है, 1 वर्ष बाद मिलता है। तो स्वाभाविक है इस स्थितियों से भी हमको क्या है सरलता करना पड़ेगा, भुगतान संतुलन में सरलता करना पड़ेगा। कि अगर आपको किसी प्रकार की आवश्यकता है भुगतान, मान लीजिए व्यक्ति अगर किसी अनाज को विक्रय कर रहा है तो उसको भुगतान की क्या है, तुरंत आवश्यकता है ना। आज मान लीजिए हमको किसी चीज़ को विक्रय कर रहे हैं तो हमको पैसे की आवश्यकता है, तभी तो विक्रय कर रहे हैं। तो जब विक्रय करेंगे तो हमको क्या है, तुरंत ही क्या मिलना चाहिए, मुद्रा मिल जाना चाहिए। परंतु वह मुद्रा क्या मिलती है, 1 साल बाद मिलती है, 1 वर्ष बाद मिलती है। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए भी क्या भुगतान संतुलन में क्या करना चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए। आप भुगतान संतुलन, मान लीजिए 500 का नोट है आपके पास, और आपको 1 रुपये की क्या चाहिए, आपको मान लीजिए 1 रुपये की शैम्पू चाहिए, या 1 रुपये की टॉफ़ी चाहिए, या 1 रुपये की चॉकलेट चाहिए, और आपके पास कितना है, 500 रुपये है। अब 500 रुपये में आप कितना खर्च करना चाहते हैं, 1 रुपये खर्च करना चाहते हैं, है कठिन। व्यापारी आपको क्या करेगा, कल आना परसों आना लटकाते रहें, क्योंकि चिल्लर होंगे नहीं। 1 रुपये आप क्रय करने के लिए सामान क्रय कर रहे हैं, और उसको कितने का नोट दे रहे हैं, 500 रुपये का। तो ये कठिनाइयाँ, तो इसमें क्या होना चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए, आदान प्रदान हमारा क्या है सरल होना चाहिए, जिसके कारण क्या हो सकता है, हमारी स्थितियाँ सुदृढ़ हो सकती हैं। परंतु भुगतान संतुलन की स्थितियाँ कमज़ोर हैं, और इसके कारण भी क्या है, हम विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में नहीं गिने जा रहे हैं। आप लोगों के पास पर्याप्त समय है, क्या मैं 10 मिनट और ले सकता हूं, या आप कहें तो कल देखें क्लास। हेलो, जी सर। आप लोग एग्री हैं? जी सर। तो अगला पॉइंट हमारा दूसरा क्या लिखा था मैंने, जनांकी विशेषताएं। जी सर। जनांकी विशेषताओं का पहला पॉइंट लिख लीजिए। सर। हाँ बेटा, बोलिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए, ऊंची जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर। ऊंची जन्म दर एवं नीची मृत्यु दर। दूसरा पॉइंट है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। तीसरा है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा। चौथा है कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या का ना होना। कार्यशील जनसंख्या का ना होना। और अगला है
अकुशल जनसंख्या। अकुशल जनसंख्या। जनसंख्या। तो यस ये सर। जनांकी विशेषताएं, जनसंख्या की विशेषताएं, ऊंची जन्म दर का कारण। ऊंची जन्म दर का कारण मान लीजिए जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है जिसके कारण क्या है, हम आर्थिक विकास संभव नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप मार्केट जाएंगे तो एक दिन में इतनी भीड़ दिखती, बाप बाप रे बाप, भीड़ की इतनी लंबी कतार लगी हुई है कि अगर आप किसी दुकान में जाते हैं, हमको ये क्रय करना है, वो वस्तु क्रय करना है, तो आपको आधा घंटा वहाँ इंतजार करना पड़ता। क्यों करना यस पड़ता है? सर। कभी आपने कल्पना किया? क्योंकि हमारे पास क्या है, जनसंख्या अधिक है, हमारा समय भी गया, हमारे पास सामान भी देर से मिला, ये तमाम सुख सुविधाएं हमारे पास नहीं है। ये किसका कारण है? जनसंख्या वृद्धि का कारण है। जनसंख्या अगर तीव्र गति से बढ़ेगी तो हमारे पास क्या है, सुख सुविधाओं का क्या पाया जाएगा, अभाव पाया जाएगा। तो सुख सुविधाओं का अभाव के लिए हमको क्या है, इन चीज़ों पर विशेष रूप से बल देना पड़ेगा और आर्थिक विकास को चरम गति तक ना पहुंचाने का मुख्य कारण क्या है, जनसंख्या। जनसंख्या पर नियंत्रण करें तभी जाके क्या, ऊंची जन्म दर, हमारे पास क्या है, जन्म दर क्या है, बढ़ते जा रही है, और नीची मृत्यु दर, मतलब मृत्यु दर हमारे यहाँ भारत में क्या है, बहुत कम है, और जन्म दर हमारी क्या है, बहुत अधिक है। तो जन्म दर जब अधिक रहेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो स्वाभाविक उस आधार पर रोजगार के संसाधन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। सीमित साधन है, सीमित साधनों के आधार पर ही हमको क्या मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। अगला पॉइंट क्या लिखा है हमें, यस सर। अगला पॉइंट क्या लिखा है इसमें, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि सर। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। वही है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि मतलब हमारे पास गुणोत्तर माध्य के आधार पर क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो इसका सीधा सीधा प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ेगा, आर्थिक विकास पर पड़ेगा। आर्थिक विकास को अगर हमको और तीव्र गति से बढ़ाना है तो हमको किस पर नियंत्रण करना पड़ेगा, जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा। तो ये जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं पर विशेष रूप से फोकस डालना पड़ेगा, और विशेष रूप से अगर फोकस डालेंगे तो स्वाभाविक है इसका सीधा सीधा असर किस पर पड़ेगा, राष्ट्रीय आय पर पड़ेगा। राष्ट्रीय आय अगर बढ़ेगी तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित होंगी, विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित होंगी तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो उनकी आवश्यकताओं की इच्छा जाहिर होगी, इच्छा जाहिर होगी तो वह नई नई वस्तुओं को क्रय करेंगे, नई नई वस्तुओं को क्रय करेंगे तो व्यापार भी क्या है, बढ़ेगा, औद्योगिक इकाइयाँ भी क्या होंगी, बढ़ेंगी, और लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी और व्यापार भी बढ़ेगा और लोगों का आना जाना भी बढ़ेगा। तो इस आधार पर क्या है, एक चक्र चलता जाएगा, और जब उद्योग बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स में बढ़ेगा तो सरकार के खजाना में भंडार बढ़ेगा, सरकार के खजाने में भंडार बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो विभिन्न प्रकार के बजट में निर्धारण होगा, बजट में निर्धारण होगा तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित होंगी, विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित होंगी तो स्वाभाविक है लोगों को क्या मिलेगा, उन योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस आधार पर ये चक्र क्या होते जाएगा, चलते जाएगा। तो हमेशा क्या है, ये एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा आया था मैं, जीवन प्रत्याशा सर। जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा भी क्या है, हमारे यहाँ बढ़ते जा रही है। हर आदमी जीवन प्रत्याशा मतलब हर व्यक्ति जीना चाहता है, कोई मरना पसंद करता है, कोई व्यक्ति मरना पसंद नहीं करता। अब जनसंख्या किस आधार पर, एक जनसंख्या ऊंची जन्म दर तो बढ़ ही रही है परंतु नीचे मृत्यु दर है, निम्न मृत्यु दर है। निम्न मृत्यु दर का कारण क्या है, मान लीजिए एक 80 साल का बुढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति, हमारे पास क्या है, ये पॉइंट है इसलिए हम इस प्रकार से बोलना पड़ता है। अब बूढ़ा व्यक्ति, उसको क्या है, उसने पर्याप्त मात्रा में क्या अपना जीवन गुजार लिया है,
परंतु कोई मरना पसंद नहीं करता। एक मान लीजिए एक बहुत अच्छी कहावत है, एक पुरानी सी मोटरसाइकिल है, ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही मेरी Yes, sir. बेटा? मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है, आपने उसको कब लिया? मान लीजिए 2011 में एक मोटरसाइकिल खरीदी, कौन सी? हीरो होंडा कंपनी की। अब आपने उसको 10 साल चलाया, अब उसका क्या है? क्लिच प्लेट खराब हो गया, आपने क्लिच प्लेट बदल दिए। आपका इंजन में कुछ खराबी आ गई तो उसको बदल दिए। आपकी सीट खराब हो गई तो सीट बदल दिए। आपका ब्रेक खराब हो गया गाड़ी का तो ब्रेक बदल दिए। आपकी गाड़ी 10 साल और चल जाती है। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक इसी के आधार पर अगर हम आदमी को देखें, मान लीजिए एक व्यक्ति 70 साल का है, उसका लीवर खराब हो गया तो लीवर बदल जाएगा, उसका घुटना खराब हो गया तो घुटना बदल जाएगा, उसकी आँख खराब हो गई तो आँख बदल जाएगी, उसका जो भी खराब हुआ वो सब क्या है? आधुनिक समय में बदल जाता। जो व्यक्ति 70 साल में जाने वाला था वो 20 साल और क्या है? और जी लेता है। तो 70 में 20 जोड़े तो कितने हुए? 90, sir. 90 साल। पहले से उस परिवार में 15 लोग हैं और एक बूढ़ा व्यक्ति, उसको जाना चाहिए, मगर हम उसको क्या है? जाने से अभी मना करते हैं कि अभी आप नहीं जाओगे, हम हर चीज़ आपकी क्या कर देंगे? एक्सचेंज कर देंगे। जिस आधार पर गाड़ी की सर्विसिंग होती है उसी आधार पर क्या है? मनुष्य के सॉफ्टवेयर की भी सर्विसिंग होने लगी है। तो इस आधार पर क्या है? जीवन प्रत्याशा हमारा क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। और जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी तो स्वाभाविक हमारी जनसंख्या तो बढ़ेगी। जीवन प्रत्याशा तो एक निश्चित आयु है, उस आयु के बाद हमारा क्या है? स्वाभाविक है, जो आदमी जन्म लेता है वो मरने का उसका सत्य है कि वह एक दिन मरेगा ही। परंतु हम क्या है? उसको स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाकर क्या है? अधिक से अधिक जीवन यापन करने के लिए हम उसको प्रेरित करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। इस कारण से भी क्या है? हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है। और अगर जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या हमारा इस आधार पर रहेगा तो हमारा क्या है? प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ेगा? आर्थिक विकास पर पड़ेगा। Yes, sir. मान लीजिए आर्थिक बोझ हमारे पास क्या है? मान लीजिए 1 कुंटल अनाज है और हम साल भर खाना चाहते हैं, 4 लोग हैं, तो स्वाभाविक है 1 कुंटल अनाज को हम साल भर गेहूं को धीरे धीरे करके हम पुजा लेंगे। परंतु 1 कुंटल अनाज है और हमारे परिवार में 50 लोग हैं और हम सोचें कि साल भर उसको खींचना है तो ये संभव नहीं है। तो इस आधार पर जितना अधिक हमारा सीमित परिवार रहेगा उतनी अधिक हमारी दैनिक आवश्यकताओं की क्या होगी? आसानी से पूर्ति होगी। परंतु अगर हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारा क्या है? स्तर क्या होते जाएगा? खराब होते जाए। जब स्तर खराब होगा तो हम आज भी अल्प विकसित हैं और कल भी देखेंगे तो अल्प विकसित, और 1 साल बाद देखेंगे तो अल्प विकसित, और 10 साल बाद देखेंगे तो अल्प विकसित, और 100 साल बाद भी देखेंगे तो हमारा देश क्या रहेगा? अल्प विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रहेगा। तो इस आधार पर अगर हमको विकास करना है तो इन बिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस डालना पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या लिखा है मैंने? कार्यशील जनसंख्या का होना। कार्यशील जनसंख्या का ना होना, उसके आगे लिख लीजिए ना होना। ओके सर। अब हमारे यहाँ आपने कभी कल्पना किया होगा, आप जिस क्षेत्र से हैं, जिस जगह से हैं, मान लीजिए एक गांव में 500 लोग हैं, 500 लोगों में से अगर कह दिया जाए कि सभी लोगों को आपको सड़क का निर्माण करना है तो कितने लोग घर से काम करने के लिए निकलेंगे? 10 लोग। मैं क्यों जाऊं? मेरी सड़क थोड़ी है, वो तो सरकार की सड़क है, सरकार बनाए चाहे ना बनाए, ये हमारी सोच रहती है। तो इस आधार पर क्या विकास संभव है? संभव नहीं है। वो इसलिए हमको क्या है? कार्यकुशल जनसंख्या का ना होना। जनसंख्या तो है हमारे पास, जनसंख्या बल बहुत है, संख्या बल बहुत है, परंतु हमारे पास क्या है? कौन सी जनसंख्या है? आप बताइए।
अकार्यशील जनसंख्या है। अकार्यशील जनसंख्या, अकार्यशील जनसंख्या के साथ साथ हमारे यहाँ क्या है, आलसी जनसंख्या। आलसी जानते हैं, आलसी आलसी जनसंख्या जानते हैं? जो काम करना पसंद नहीं करता, आराम करना पसंद करता है, उस जनसंख्या को हम क्या कहेंगे, आलसी जनसंख्या। और सीधा इसका उदाहरण पेश करते हैं, कुशलता का ना होना या कार्य कुशल जनसंख्या का ना होना। अब जब व्यक्ति आलसी रहेगा, जब व्यक्ति आराम ही करना पसंद करेगा, तो स्वाभाविक है उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उसको पर्याप्त मात्रा में क्या है, लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जनसंख्या तो है, परंतु कौन सी है, कार्य कुशल जनसंख्या नहीं है, कार्य करना पसंद नहीं करती। और जब कार्य करना पसंद नहीं करेगी तो स्वाभाविक है हमारे पास विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हम नहीं आ सकते। विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हम इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि हमारे पास क्या है, अकार्यशील जनसंख्या है, और कार्यशील जनसंख्या का ना होने के कारण हम क्या है, विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में नहीं गिने जा सकते। फैक्ट बात है। इसलिए आप लोगों, एक पॉइंट और है, अकुशल जनसंख्या सर। कौन सा?